हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एजुकेशन प्लस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश आज आपके लिए पेश कर रहा हूं 25 और 26 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे छोटे से सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने जो स्वामित्व योजना के तहत गांव की संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग करवाने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है। और इसका ऐलान किया है दोस्तों 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस होता है उसी के अवसर पर दोस्तों ये ऐलान किया है पीएम मोदी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहला ऐलान किया है कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। तो दोस्तों इसका ऐलान किया है दोस्तों हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहला ऐलान किया है कि जो कोरोना वायरस मरीज के इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है। अब दोस्तों आईसीएमआर ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने की अनुमति दी थी। और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए दोस्तों दिल्ली में कोविड-19 के 4 मरीजों को ठीक किया गया है और 2 को और ठीक किया जा रहा है और 2-3 दिनों में उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये होता क्या है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी? तो दोस्तों ये ऐसे मरीज जो हाल ही में कोविड-19 के बीमारी से उभर चुके हैं और उनके शरीर में दोस्तों जो इम्यून सिस्टम होता है और उसमें इम्यून सिस्टम में एक ऐसा एंटीबॉडी बनाती है दोस्तों जो ज़िंदगी भर बॉडी में रहती है वो एंटीबॉडी, और जो उससे एंटीबॉडी दोस्तों उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहता है। और ये एंटीबॉडी दोस्तों ब्लड सेल में मौजूद रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों इसका ऐलान कर दिया दिल्ली ने। बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के सीएम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल और करंट टाइम में दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक की रोक लगा दी है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 इसके तहत दोस्तों 6 माह तक के लिए रोक लगा दी है और इन्हें दोस्तों जन उपयोगी सेवा में शामिल कर दिया गया है। अब दोस्तों जन उपयोगी सेवा क्या है? इसका मतलब है दोस्तों उनको जो भी काम है वो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और इसमें दोस्तों कोई भी अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना है? तो दोस्तों चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम रखा है दोस्तों तियानवेन-1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका खुलासा हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल को। और क्यों किया 24 अप्रैल को ही क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि 24 अप्रैल को चीन में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसी दिन 1970 में चीन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको जो चीन मंगल मिशन अभियान कर रहा है इसी को दोस्तों इसी साल 2020 में भेजने की तैयारी है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है दोस्तों चीन की। तो चीन के दोस्तों करंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है दोस्तों जी जिनपिंग। और दोस्तों करंट टाइम पे इनके तो राष्ट्रपति हो गए जी जिनपिंग और यहाँ की राजधानी है दोस्तों वो है बीजिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उषा गांगुली का निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया है। तो 23 वो किस कला से जुड़ी हुई थी? तो दोस्तों जो उषा गांगुली है वो जुड़ी हुई थी रंगमंच से, यानी जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो उषा गांगुली थी दोस्तों, बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट थी। और इन्हें दोस्तों 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो दोस्तों जो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं उन्होंने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है। और हाल ही में दोस्तों जो आईसीएमआर ने इस किट की अनुमति दे दी है, मतलब मंजूरी दे दी है। और इस इतनी सस्ती किट है दोस्तों 300 रुपये में ये मार्केट में इसे अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इसकी कीमत है दोस्तों मात्र 300 रुपये। और इस किट के माध्यम से दोस्तों जो कोरोना की जांच है वो की जा सकेगी। और इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में आने में। आपको सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते दोस्तों ये थोड़ा लेट आएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। तो उस लैब का नाम क्या है?
तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह ने, उन्होंने एक मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। उस लैब का नाम है दोस्तों मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस लैब की खासियत क्या है दोस्तों, इसको क्यों बनाया गया है दोस्तों? पहली बात तो इसे बना है DRDO ने, और इसकी खासियत ये है कि दोस्तों ये डेली 1000 से 2000 तक के नमूनों की टेस्टिंग कर सकता है, और इसे मात्र 15 दिन में तैयार किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किया दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये खोंगजोम दिवस है, ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल को दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस के दौरान 1851 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ में। तो दोस्तों उन्हीं के तौर पे उनके जो योद्धा थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डेट क्या थी दोस्तों? 23 अप्रैल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया दोस्तों 24 अप्रैल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे UN मनाता है दोस्तों, और इसे पहली बार मनाया था 2019 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते थोड़ा यहाँ UN के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरियस, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों UN की, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क USA में। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ UN के बारे में डिटेल है वो आपको याद रखना है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूर को वापस लेने की मुहिम शुरू की है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी कोई जो मज़दूर है एक जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से वो फंस चुके हैं। तो दोस्तों उनको वापस गैर राज्यों से अपने राज्य में दोस्तों वापस लाने की मुहिम शुरू की है, वो की है दोस्तों UP गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों UP। अब बात करते हैं यहाँ UP की। तो UP के CM आप सभी को पता है दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को चुना है? तो दोस्तों इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के लिए भारत की TCS कंपनी को चुना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा A TCS। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है IT कंपनी है TCS, और हाल ही में इजराइल ने अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक के लिए दोस्तों TCS को चुन लिया है। और वहाँ दोस्तों बैंकिंग सेवा ब्यूरो की भी बनाया जाएगा, जिस पर हाल ही में TCS काम कर रहा है। और इसकी संभावना है दोस्तों, ये संभावना है कि इजराइल में दोस्तों 2021 में ये बैंक लॉन्च कर दिया जाएगा, डिजिटल बैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इजराइल के बारे में और इस बैंक के डिजिटल बैंक के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ये रोक लगाई है दोस्तों 1 जुलाई 2021 तक के लिए। दोस्तों क्या होता था, साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार दोस्तों महंगाई भत्ते के में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों पहले 17% के जो बेसिक पे दिया जाता था दोस्तों, अब उसी प्रतिशत पे उन्हें दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा दिवस यानी UN इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये UN इंग्लिश लैंग्वेज डे है, ये असल मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी जयंती और डेथ एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन आती है, तो उन्हीं के जयंती और डेथ एनिवर्सरी के रूप में दोस्तों UN इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 23 अप्रैल। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा है, इसका आकलन किसने किया है? तो दोस्तों इसका आकलन किया है दोस्तों नासा ने, और नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों
लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल से सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा है। और नासा के दोस्तों जो टेरा सैटेलाइट है उसके द्वारा ही 2016 से अब तक की तस्वीर जारी की गई है दोस्तों, और उसमें वायुमंडल में जो सफ़ेद एरोसोल है उसकी मौजूदगी का आकलन हुआ है। जो दोस्तों 2016 से में बहुत ज़्यादा एरोसोल था दोस्तों, और जो कि अब तक लॉकडाउन के बाद जो तस्वीर जारी की गई उसमें बहुत कम एरोसोल देखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एरोसोल है दोस्तों वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। और यूनेस्को ने दोस्तों इसकी घोषणा की थी 23 अप्रैल 1995 में। और इसकी घोषणा क्यों की गई थी दोस्तों, ताकि जो पुस्तकों की अहमियता को समझा जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। भारत की मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वो भारत की तरफ से चुन लिया गया दोस्तों PV सिंधु को। तो PV सिंधु और दुनिया भर के दोस्तों 8 और जो दोस्तों खिलाड़ी है बैडमिंटन के, उन्हें दोस्तों जो बैडमिंटन महासंघ है BWF, उनके द्वारा दोस्तों IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों उन 8 प्लेयर को दोस्तों इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, हाल ही में PV सिंधु के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक का क्या नाम है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसके बारे में डिटेल बताया था। तो आपको कमेंट करके बताना है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगले क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IMMA का अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया दोस्तों राकेश शर्मा को। अब बात करते हैं राकेश शर्मा की दोस्तों। तो दोस्तों ये बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और पहले दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट थे इसी कंपनी के। अब इन्हें दोस्तों चेयरमैन बना दिया गया है। अब वो चेयरमैन के रूप में दोस्तों इस कंपनी में काम करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों B राकेश शर्मा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कितनी रकम का आपात कर्ज अप्रैल 2020 में दिया है। तो दोस्तों ये दिया है 1.39 अरब डॉलर का, और ये दिया है दोस्तों, अब मदद की है दोस्तों IMF ने और पाकिस्तान को दिया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये IMF के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। तो IMF की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। और करंट टाइम में इसके दोस्तों MD है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस के चलते पहले इंसानों में देखा जा रहा था, लेकिन अब जानवरों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और हाल ही में बिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया दोस्तों, वो है USA के अंदर देखा गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते पूरे देश में महामारी फैल चुकी है। अब दोस्तों इंसानों को भी नहीं, अब जबकि जानवर भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। तो भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों हम लोगों को कोशिश करना है कि हम जितना घर में रह सकें उतना घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमें दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा टेक्निकल चैनल है, उस चैनल का नाम स्टडी फॉर JEE। जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।